Hi students, so now we are going to start with the second lecture of solutions. अगर आपको याद हो लेक्चर 1 में हम एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन टॉपिक कर रहे थे कि एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. तो मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारे वेज हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन. दैट इज मास परसेंटेज, इसी के साथ हमने देखा था वॉल्यूम परसेंटेज, mass by volume percentage. Then we talked about molarity, which is not considered as a convenient method because मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज करने से मोलारिटी चेंज होती है. तो मोलारिटी को रिप्लेस किया था मोलालिटी से. मोलारिटी को अगर हम थोड़ा तुतला के बोलते हैं तो इट बिकम्स मोलालिटी. ओके, सो मोलालिटी और मोलारिटी में से विच इज द एक्यूरेट मेथड. मैंने आपको बोला था कि आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कंसीडर्ड एज द एक्यूरेट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द कंसंट्रेशन. तो आपको आंसर मोलालिटी याद रखना है क्योंकि मोलालिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है. तो टुडे वी विल बी प्रैक्टिसिंग सर्टेन न्यूमेरिकल्स on these, but before that let's look over the two methods which are also used for expressing the concentration very often. ठीक है, तो मोलारिटी के बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास नॉर्मेलिटी. फ्रैंकली टेलिंग यू नॉर्मेलिटी के बहुत क्वेश्चंस +2 में नहीं पूछे जाते हैं, बट जस्ट बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड लेट अस अंडरस्टैंड नॉर्मेलिटी की क्या डेफिनेशन होती है. It is a number of gram equivalents in 1 liter of the solution. जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अगर हमारे पास जितना भी वॉल्यूम है, आप अगर एक सोल्यूशन बना रहे हो, यू मे टेक 2 लीटर, यू मे टेक 10 लीटर, तो जितना भी वॉल्यूम है आपको 1 लीटर वॉल्यूम ही कंसिडर करना है. जब हम मोलारिटी की बात कर रहे थे तो हम क्या कहते थे, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, कि आपको ये देखना है कि 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं. सिमिलरली अगर आप नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हो तो नॉर्मेलिटी इज लुकिंग फॉर द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में है उसे हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. So it is understanding. आपको एक डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना है कि नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. अंडरस्टैंड द मीनिंग कि जितना भी वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, आवर फोकस इज ओनली ऑन द 1 लीटर एंड उस 1 लीटर में जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आते हैं उसे हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी इज, normality is number of gram equivalents divided by volume of solution, and it should be in liters because if it is in milliliter or centimeter cube you'll multiply by 1000 because solution का वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए. जैसे हम मोलारिटी में बात करते थे कि अगर हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो विल मल्टीप्लाई बाय 1000. It is just making inherently we are trying to convert it into liters. तो अगर हम यूनिट्स की भी बात करें तो यूनिट्स भी इसकी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होंगी बिकॉज हम नीचे वॉल्यूम लीटर में ही लेते हैं, और अगर वो मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमने उसको ऑलरेडी लीटर में कन्वर्ट कर दिया. ओके, now many students would be knowing that how to calculate number of gram equivalents, लेकिन जिनको नहीं पता I'll tell you the formula कि number of gram equivalents को कैसे calculate करना है हमें. Number of gram equivalents is calculated by using the formula given mass upon equivalent mass. जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास को हमें इक्विवेलेंट मास से कैलकुलेट करना है. एंड दोज़ हू डजंट नो कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू यूज द फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय एन, यानी कि जो आपने मोलर मास कैलकुलेट किया है उसको आप एन से डिवाइड करोगे। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग नाउ व्हाट इज एन। ओके, तो एन यहाँ पे एसिडिटी और बेसिसिटी और वैलेंसी, knowing the acidity of a base, basicity of a acid या वैलेंसी से हमें n पता लग जाता है। Now I know normality में there are too many calculations, but if you will follow step by step, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप इजीली नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं, जिसके लिए आपको क्वेश्चन में जो मास गिवन होगा उसे आपको उसी सोल्यूट के इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है। इक्विवेलेंट मास गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, बट यस अगर आप उसके मोलर मास को n से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट मास। जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि सपोज आपको H2SO4 की बात करी गई है, आपको क्वेश्चन में H2SO4 का 2 ग्राम गिवन है, तो अगर आपको इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो given mass is already given in the question, that is 2 gram. How will you calculate its equivalent mass? आप H2SO4 का equivalent mass कैसे कैलकुलेट करोगे? तो as I told you that equivalent mass कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय n। नाउ अगर हम H2SO4 की बात करें, very easily you can calculate the molar mass of H2SO4 because you know how to calculate molar mass. All you need to do is adding the atomic masses of all the elements involved. तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, atomic mass of hydrogen is 1, atomic mass of sulfur is 32, ऑक्सीजन का atomic mass 16 है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो you will calculate, you'll come to you'll get it as 98। ओके, अब आपके पास मोलर मास 98 आ चुका है। व्हाट इज एन? तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि एन एसिडिटी या बेसिसिटी होती है। अगर हमारे पास कोई एसिड है H2SO4, आपको ये देखना है कि वो वाटर में जाने के बाद कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि व्हेन यू डिसॉल्व H2SO4 इट गिव्स 2 H पॉजिटिव आयंस। तो इसकी जो बेसिसिटी है, एसिड्स की बेसिसिटी होती है, बेसिस की एसिडिटी होती है। सो बिकॉज इट इज अ एसिड एंड इट इज गिविंग 2 H पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है कि n की वैल्यू 2 लेनी है। तो मोलर मास H2SO4 का 98 आया था, बट द मोमेंट यू डिवाइडेड इट बाय 2 n, तो 49 बिकम द इक्विवेलेंट मास। तो आप इक्विवेलेंट मास की जगह 49 पुट कर दोगे, गिवन मास 2 था, तो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो नॉर्मेलिटी स्टूडेंट्स को यूजुअली टफ लगती है। +2 के लिए आई से कितनी ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं नॉर्मेलिटी के, बट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू द टॉपिक, टू द फॉर्मूला विच यू हैव ऑल्सो डन इन द 11, बट मैंने आपको एक बार सारा फॉर्मूला दोबारा से क्लियर कर दिया सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट्स क्वेश्चंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट method, that is mole fraction. मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि फ्रैक्शन क्या होती है। लेट अस सपोज आप अपने घर पे एक केक ऑर्डर करते हो एंड यू आर 6 पीपल who want to eat that cake। तो अगर आप उस केक को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, अगर आप उस केक को 6 1 2 3 4 आई थिंक ये ज़्यादा हो गए 1 2 3 4 5 6 यस, इफ यू डिवाइड दिस केक इन इक्वल 6 पार्ट, तो एवरीवन कैन गोना गेट 1/6। हर पर्सन को 1/6 फ्रैक्शन उसकी मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दिस कि अगर हम सबको जितनी भी फ्रैक्शन मिली है इक्वल के केस में, ऑब्वियसली एवरीवन इज गोना गेट इक्वल फ्रैक्शन, बट अगर इक्वली वो केक नहीं भी कट हुआ, somebody can get more bigger fraction
or somebody can get the lesser fraction, but one thing is for sure कि अगर आप सारी fractions को add up करोगे, add करने के बाद वो 1 के equal होगी, isn't it? अगर एक केक है आप उसको जितने मर्जी फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दो, बट अल्टीमेटली अगर वो सारी फ्रैक्शंस को एड अप करोगे तो वो एक ही बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि वो फ्रैक्शन उस पर्टिकुलर केक की ही थी. Now you must be wondering कि why I am telling you this in this mole fraction. जब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं तो एक सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के बाद ऐड करने के बाद 1 बनना चाहिए. ओके, सो लेट अस सपोज हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स हैं. वन इज द सॉल्वेंट जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वन इज द सॉल्यूट. तो अगर आप ए के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे, बी के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे तो उन दोनों को ऐड करने के बाद 1 बनेगा. सो यू कैन वेरीफाई दैट वेदर यू आर कैलकुलेटिंग मोल फ्रैक्शन of A and mole fraction of B, and when you are adding them up, दोनों की mole fraction को 1 equal, it should come out to be 1. Okay, now how we calculate mole fraction? मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? मोल फ्रैक्शन का सिंबल इट्स आई और एक्स, वॉट एवर यू से. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करनी है, अगर आपको ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो यू हैव टू कीप इट इन द माइंड कि आपको ए के नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में रखने हैं डिवाइडेड बाय द टोटल, और अगर आपको बी के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने हैं डिवाइडेड बाय टोटल. दैट मीन्स अगर हम ए के मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करें, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. यानी कि आप जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स आपको ऊपर रखने हैं, जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने हैं, नीचे टोटल करना है. In this way you can calculate the mole fraction of any of the component. यहाँ पे हम बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो सॉल्वेंट ए की मोल फ्रैक्शन अलग से कैलकुलेट होगी, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन अलग से कैलकुलेट होगी. एंड लेटर ऑन यू कैन वेरीफाई, क्योंकि अगर आप Na अपॉन Na प्लस Nb, अगर आप मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी को ऐड करोगे तो आई कैन शो यू बाय टेकिंग इट्स एलसीएम. तो ये प्रूव भी हो रहा है कि अगर हम दो कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूलाज को भी ऐड कर रहे हैं वो 1 बन रहा है. तो अगर आप मोल फ्रैक्शन वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो Na अपॉन Na प्लस Nb करके जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, और XB Nb अपॉन Na प्लस Nb कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आ रही है, दोनों को ऐड करके 1 बनना चाहिए. एंड आई होप अब आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आते हैं. दैट मीन्स अगर आपको Na कैलकुलेट करना है तो गिवन मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A, एंड अगर आपको B की मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो B के गिवन मास, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का यू हैव दिस फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो यू कैन कैलकुलेट the mole fraction very easily. So this was the last concentration term. Okay, so we have done mass percentage, we have done volume percentage, mass by volume percentage. Then we also talked about ppm, what is parts per million, molarity and molality, which is a convenient method, and then we did normality, ठीक है, whose questions chances are less, but yes we can do it, and the last one being mole fraction. Okay, now we will be doing certain questions, okay, just to understand them better. Okay, but then you have to practice their questions given in the NCERT just to check that how much you have understood. Okay, but right now we'll do 1 or 2 questions. अभी हम यहाँ पे 1-2 questions करके देखते हैं for the better understanding. So let's do the first question. It's a NCERT question. Calculate the mole fraction of ethylene glycol C2H6O2 and water
in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. रीजन बीइंग, इसमें आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है. गिवन आपको मास परसेंटेज है. इफ यू रिमेंबर, जब मैंने आपको मास परसेंटेज इंट्रोड्यूस करी थी, मैंने आपको तब भी बताया था कि मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कभी नहीं आती. यू नेवर गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सो एंड सो सॉल्यूट whose 2 gram is added in 120 gram of water. No, आपको मास परसेंटेज नॉर्मली गिवन होती है क्वेश्चन में, और उसको यूज करके आपको कुछ और कैलकुलेट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में आपको इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है और आपको इथाइलिन ग्लाइकोल की मास परसेंटेज गिवन है. अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि अगर मुझे 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल गिवन है, व्हाट डज इट मीन्स. अगर आपको इथाइलिन ग्लाइकोल की 20% मास परसेंटेज गिवन है, इसका क्या मतलब है. ऑब्वियसली यू विल से कि 20 ग्राम इन 100 ग्राम, 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन glycol is present in 100 gram of solution. Yes, because that is what is the definition. कि मास परसेंटेज का मतलब होता है कि जो भी आपको वैल्यू गिवन है 20, 40, 50, वही मास उस सल्यूट का प्रेजेंट था. दैट मीन्स अगर आपको 20% मास परसेंटेज गिवन है इथाइलिन ग्लाइकोल की, मतलब 20 ग्राम ही इथाइलिन ग्लाइकोल डिसॉल्व किया था. दैट मीन्स मास परसेंटेज से आपको सल्यूट, जो कि यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसका मास बहुत इजीली पता लग जाएगा, WB, क्योंकि जो मास परसेंटेज है वही मास सल्यूट का होगा. व्हाट अबाउट सॉल्वेंट, यानी कि वाटर. अब अगर आप वाटर की बात करो, वाटर का मास आपका क्या लेना है. वाटर का मास बच्चे गलती करते हैं, 100 लेते हैं. बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे 100 ग्राम पूरे सोल्यूशन का मास है. अगर हम वाटर की बात करेंगे तो सोल्यूशन में से सोल्यूट का मास माइनस करके, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल का मास अगर मैं टोटल में से माइनस करूंगी, उसके बाद जो वैल्यू आ रही है दैट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट. क्योंकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के वक्त ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसमें सल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है और पूरा सॉल्यूशन कितना है. तो जिनको मास परसेंटेज इंटरप्रेट करनी आती है, वेरी इजीली दे कैन डू दिस क्वेश्चन, बिकॉज दे विल कम टू नो कि 20 ग्राम विच इज द 20% गिवन, वो तो सल्यूट का ही मास होगा. क्योंकि इसमें कुछ सोचना नहीं है, जो भी मास परसेंटेज गिवन है 20, 40, 50, 60, वो तो सल्यूट का ही मास होता है. पूरे सोल्यूशन का कितना होगा, 100. तो सॉल्वेंट का आप इजीली सल्यूट का अगर 100 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास सॉल्वेंट का भी मास पता लग जाएगा. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम व्हाई आर वी डूइंग दिस. अब जब आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे तो आपको नीड फील होगी कि सल्यूट का कितना मास लेना है, सॉल्वेंट का कितना मास लेना है. तो ऑलरेडी अगर आप ये कैलकुलेशन करके बैठ गए हो कि आई नो व्हाट इज द सल्यूट, व्हाट इज द सॉल्वेंट, तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. तो मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि आपको जिस भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी होती है, उसके नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में लेने हैं. That means number of moles of ethylene glycol will come in the numerator divided by total. And when I say total, that means denominator में ethylene glycol के number of moles भी आएंगे plus the number of moles of water. ओके, सो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इथाइलिन ग्लाइकोल जिसकी मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करनी थी, उसका फॉर्मूला लिखा कि एज पर द फॉर्मूला कि जिस भी कंपोनेंट की मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी होती है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने हैं डिवाइडेड बाय टोटल. ओके, नाउ द टाइम कम्स टू कैलकुलेट
द नंबर ऑफ मोल्स। ऑब्वियसली आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट भी करने पड़ेंगे। अब जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, देयर यू विल नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे मास कितना लेना है। तो आप ऑलरेडी मास परसेंटेज आपको गिवन थी, ऑलरेडी आप ये देख चुके हो कि इथाइलिन ग्लाइकोल तो 20 ग्राम प्रेजेंट है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत इजीली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज इथाइलिन ग्लाइकोल का गिवन मास 20 है। बट अबाउट इट्स मोलर मास, मोलर मास निकालने में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए बिकॉज आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला गिवन था। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट 2 into 12 plus 6 into 1 plus 2 into 16. That means all you are doing is adding up their atomic masses. So it will come out to be 24 plus 6, 30 plus 32, that is 62. तो यहाँ पे आपके पास 20 by 62, 20 by 62 are the number of moles of ethylene glycol. बट यू ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। आपको डिनोमिनेटर में दोनों के ही नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकोल के भी चाहिए, वाटर के भी चाहिए। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो वही अप्लाई करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बट व्हाट इज द गिवन मास ऑफ वाटर? वाटर का गिवन मास क्या लेना है वो भी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। अगर आप ऊपर वाली कैलकुलेशन कर चुके हो तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा बिकॉज नाउ यू नो दैट वाटर का जो मास है दैट इज 80। सो यू नो दैट गिवन मास ऑफ वाटर इज 80, 18 इज इट्स मोलर मास बिकॉज आपको पता है कि वाटर का जो मोलर मास होता है, जिनको नहीं पता वो H2O फॉर्मूले से 2 into 1 plus 16, 18. So 80 by 18 is the number of moles of water. तो now रेस्ट इज कैलकुलेशन। आप इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज आपको इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स 20 by 62 पता लग चुके हैं, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 80 by 18 पता लग चुके हैं। जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट दी आंसर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, जिसने आपको बहुत इजीली और बहुत क्लैरिटी से पता लग रहा है कि कैसे मास परसेंटेज को यूज करके, कैसे उसको इंटरप्रेट करके हम इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप अपनी कोई भी रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी बुक से ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको कितने कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर हुए हैं। ओके, नाउ बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज कि एक तो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। कभी कभार यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस कि सपोज आपके पास एक सोल्यूशन है, उसकी मोलारिटी आपको ऑलरेडी गिवन है 0.4 मोलर एंड इसका कुछ वॉल्यूम है 2 लीटर। तो आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मैं और कितना पानी इसमें डालूं कि इसकी मोलारिटी 0.4 से 0.2 हो जाए। ओके, यू गेट सच क्वेश्चंस आल्सो। एक तो सिंपल वो क्वेश्चंस हो गए कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड, जिसमें आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी होती है। कभी कभार आपको मोलारिटी ऑलरेडी गिवन होती है और ये पूछा जाता है कि आप कितना पानी और डालो कि आपकी सो एंड सो मोलारिटी इस वैल्यू से ये वैल्यू हो जाए। तो यहाँ पे हमें मोलारिटी इक्वेशन काम आती है, यहाँ पे हमारे पास मोलारिटी इक्वेशन काम आती है विच सेज M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सिंपल जो ये मोलारिटी इक्वेशन याद करेंगे वो बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरी स्टार्टिंग इनिशियल मोलारिटी 0.4 मोलर है, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर है, फाइनल मोलारिटी मुझे 0.2 करनी है, तो व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम? ऑल यू नीड टू डू इज आपको इस इक्वेशन को अप्लाई करना है 0.4 into 2, 0.2 into फाइनल वॉल्यूम। तो यू विल सॉल्व इट, तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ गया 4 लीटर। अब क्वेश्चन ये था कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। आपका इनिशियल वॉल्यूम 2 है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा है 4, तो आपको पानी और कितना डालना पड़ेगा? 2 लीटर डालना पड़ेगा।
ऑप्शन में आप 4 लीटर नहीं टिक करके आ जाओगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन में पूछा है कि हम और कितना पानी डालें कि मोलारिटी 0.4 से 0.2 हो जाए। तो यहाँ से आप जो वॉल्यूम निकाल रहे हो वो फाइनल वॉल्यूम है कि फाइनल हमारा वॉल्यूम इतना हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम 4 लीटर आंसर है, पर क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम और कितना वाटर डालें। तो 2 लीटर तो पहले ही है, हमें उसको कितना करना है 4 लीटर, तो आपको वाटर कितना और ऐड करना पड़ेगा, 2 लीटर ही ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपको एमसीक्यूज आएंगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शंस ही होंगे। आपके पास ऑप्शन में 2 लीटर भी नजर आ रहा होगा, आपके पास 4 लीटर भी नजर आ रहा होगा। और स्टूडेंट जल्दबाजी में M1V1 इज इक्वल टू M2V2 से V2 4 लीटर निकाल के 4 लीटर पे टिक करके चांसेस हैं कि गलत कराएं। तो आपने क्वेश्चन को बहुत इजीली बहुत केयरफुली रीड करना है एंड देन यू हैव टू सी के क्या तुम्हें फाइनल वॉल्यूम पूछा है या आपसे ये पूछा हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर इज टू बी एडेड। Okay, now those who must be thinking, ma'am, why M1V1 is equal to M2V2? Why this equation? How this equation? तो उसका रीजन ये है कि जब आप वाटर ऐड करते हो, जब भी आप डाइल्यूशन करते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स कभी चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट उतने ही हैं। अगर आप मोलारिटी देखिए, व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। आपके पास पहली मोलारिटी M1 वॉल्यूम V1, तो आप जब M1 V1 कर रहे हो दैट मीन्स आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो, M2 V2 कर रहे हो तब भी आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहते हैं जब आप वाटर डालते हो। तो इसीलिए इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इनिशियल मोलारिटी विद इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फाइनल मोलारिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम, बट इट हैज टू बी इक्वल, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर आपने नमक डिसॉल्व किया है 1 ग्लास वाटर में, तो अगर आप उसमें 1 ग्लास वाटर और भी डाल दोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सोल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है, लेकिन नमक तो उतना ही रहेगा बिकॉज वो तो आपने ऐड नहीं किया, ना ही सब्ट्रैक्ट किया। सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू डू डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स नेवर चेंजेस, और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मोलारिटी इक्वेशन आई है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सिमिलरली आपके पास नॉर्मेलिटी इक्वेशन होती है that is N1V1 is equal to N2V2। एंड सेकेंड फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, सपोज आपके पास दो अलग अलग सोल्यूशन है, एक की मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, दूसरे की मोलारिटी M2 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है। नाउ लेट अस सपोज आप दोनों सोल्यूशंस को ऐड कर दोगे, तो जब आप दोनों सोल्यूशन को ऐड करोगे वॉल्यूम विल ऐड बिकॉज वॉल्यूम इज एडिटिव। अगर आप एक बीकर में 2 लीटर का सोल्यूशन रख रहे हो, दूसरे बीकर में 3 लीटर का सोल्यूशन ले रहे हो, और दोनों को अगर आप एक बीकर में डाल दोगे तो 2 + 3 5 लीटर वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मोलारिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि जब आप दो डिफरेंट सोल्यूशंस को एक ही सोल्यूशन बना लेते हो, यू पुट देम इन द सेम बीकर, वॉल्यूम विल ऐड बट मोलारिटी विल नॉट ऐड। M1 + M2 इज नॉट इक्वल टू M3, मोलारिटी विल टेंड टू चेंज, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। तो अब आपको क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द फाइनल मोलारिटी, कैलकुलेट द फाइनल मोलारिटी विच इज फॉर्म बाय एडिंग द 2 सॉल्यूशंस। आपको पहले सॉल्यूशन की मोलारिटी वॉल्यूम गिवन होगा, दूसरे सॉल्यूशन की भी मोलारिटी वॉल्यूम गिवन होगा। तो इसके लिए भी हम कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे कि जब आपने 2 सॉल्यूशंस ऐड करे हैं, सो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एंड आफ्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐड करने से पहले आपके फर्स्ट बीकर में कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, तो अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। यानी कि अगर मैं फर्स्ट बीकर के नंबर ऑफ मोल्स पूछूं तो दे विल बी M1V1। दूसरे बीकर में कितने थे, M2V2। यानी कि बिफोर एडिंग टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐड करने से पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, पहले बीकर के M1V1,
दूसरे बीकर के M2V2, तो ऐड करने से बिफोर एडिंग टोटल नंबर ऑफ मोल्स वर M1V1 प्लस M2V2। जब आपने दोनों को एक ही सोल्यूशन बना दिया, अब इसके अंदर कितने मोल्स हैं? इसकी मोलारिटी M3, बिकॉज वी आर टेकिंग इट टू बी डिफरेंट बिकॉज इट इज नाइदर M1 नॉर M2, इट्स M3। और इसका वॉल्यूम कितना है? V1 प्लस V2। ऐड करने के बाद वॉल्यूम, तो इसके ऐड करने के बाद मोल्स कितने हो गए? M3 इंटू V1 प्लस V2। सो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एडिंग वर M1 V1 प्लस M2 V2, it has to be equal to number of moles after mixing, which is M3 V1 plus V2. So this is the equation which you will use अगर आपको before if you are given two different solutions and they are mixed to make the same solution, तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। आपको M1 V1 की वैल्यू गिवन होगी, M2 V2 की वैल्यू गिवन होगी, V1 प्लस V2 ऐड हो जाएगा, बिकॉज अगर आप दो सोल्यूशंस को ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम तो ऐड होता ही होता है, तो यू कैन फाइंड द फाइनल मोलारिटी। बट इस चीज़ में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो बोथ द सोल्यूशन शुड बी ऑफ द सेम नेचर, यानी कि अगर आप दो सोल्यूशंस ऐड कर रहे हो तो दोनों की आपको एसिड्स हैं, दोनों ही बेसेस हैं। लेकिन अगर एक एसिड है और एक बेस है तो एसिड्स के H पॉजिटिव और बेस के OH नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। उस केस में आप M1 V1 प्लस M2 V2 नहीं ले सकते। सो इफ वन सोल्यूशन इज एसिड एंड अदर सोल्यूशन इज बेस, तो आपकी ये इक्वेशन अमेंड होके M1 V1 माइनस M2 V2 हो जाएगी। वॉल्यूम तो ऐड होगा ही होगा, तो आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। सो वेदर यू हैव टू ऐड M1 V1 M2 V2 और यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, वो डिपेंड करेगा इफ बोथ द सॉल्यूशंस आर ऑफ सेम नेचर। इफ बोथ द सॉल्यूशंस आर ऑफ सेम नेचर, अगर आप जो दो सॉल्यूशंस ऐड कर रहे हो उनकी नेचर सेम है, दोनों ही एसिड्स हैं, दोनों ही बेसिस हैं, तो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, तो उस केस में आपने ऐड करना है। लेकिन अगर एक सोल्यूशन एसिड है एक सोल्यूशन बेस है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, बिकॉज सम ऑफ द H पॉजिटिव विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय सम ऑफ द OH नेगेटिव। उस केस में आपको जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, लेट्स से M1 V1 इज ग्रेटर देन M2 V2, तो M1 V1 माइनस M2 V2 करना है। इफ यू फील कि M2 V2 इज ग्रेटर देन M1 V1, M2 V2 माइनस M1 V1 करना है, रेस्ट इज सेम। ओके, सिमिलरली यू हैव नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए भी अगर आपको N1 V1 प्लस माइनस N2 V2, N3 V1 प्लस V2। सो विद दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द फॉर्मूलाज जो आपको मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन डिफरेंट केसेस में भी पूछी जा सकती है। नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस NCERT और एनी अदर रेफरेंस बुक questions on concentration, and tomorrow I'll be taking with Henry's law, which is a very important topic. Thank you.